ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा ग्रामर का सेक्शन और एक होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव पोर्शन। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन सकते, डेफिनेटली बन सकते, राइट। ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है, ये बात की बात है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब तक ग्रामर नहीं आएगा तुम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो समवेयर आपने अगर लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है, उसके लिए आप लोगों की वोकैबुलरी के साथ सेंटेंस मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम ग्रामर में कवर करते हैं। किसमें कवर करते हैं? ग्रामर में कवर करते हैं। तो समवेयर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना होता है, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव पहली चीज जिसके ऊपर आश्रित है वो तो है आपकी ग्रामर, राइट। जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या है? आपकी ग्रामर। और दूसरी चीज जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है आपकी वोकैबुलरी, आप कितने वर्ड्स का नॉलेज रखते हो, ठीक है। अब देखिए, वर्ड्स का नॉलेज फटफट इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप लोगों के सेंटेंस को भी अट्रैक्टिव बनाती है, राइट। क्योंकि कभी कभार कुछ कम शब्दों से ही आप सेंटेंस को लिख सकते हो, लेकिन जब आपको वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आपको लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, जो कि एग्जामिनर को रीड करना इरिटेटिंग लगता है। तो समवेयर आप लोगों को अपनी ग्रामर पे तो काम करना है, समवेयर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर भी ले सकती हूँ, क्योंकि ग्रामर मुझे पता है मेरे से बच्चा जो पढ़ के जाएगा उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, राइट। थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि वोकैबुलरी कैसे एनहांस करनी है, बट सबसे पहले सब्जेक्टिव का सिलेबस देखते हैं कि हम सब्जेक्टिव लगा रहे हैं, बट व्हाट वी विल यू नो कवर अंडर सब्जेक्टिव पोर्शन। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप कवर करेंगे क्या? आप कवर करेंगे अपना एसे राइटिंग। ऑल्दो मैंने ये कल डिस्कस किया था, कुछ बच्चों के मेरे को मैसेजेस आ चुके हैं, उनका मैं थोड़ी देर में इवैल्यूएशन करके बताऊंगी व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू वर्क अपॉन, राइट। एसे राइटिंग, ठीक है, इसके बारे में आज थोड़ा सा मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगी। देन विल टॉक अबाउट लेटर राइटिंग, then we have precise writing, fourth we will talk about रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे प्यारा और आसान टॉपिक है ये, एंड इजिली आप इसमें मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपने बचपन में अनसीन पैसेजेस भी पढ़े होंगे, अनसीन पैसेजेस, एक आपको पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं, राइट। तो ये आप लोगों का सब्जेक्टिव में पोर्शन आता है। ऑल्दो सब्जेक्टिव में आजकल ग्रामर के बहुत सी चीजें भी सब्जेक्टिव में पूछ ली जा रही है, जैसे इसी में आपका एक टॉपिक बनता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, उसको सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। आपके वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, इनको भी कैसे पूछा जा रहा है? आप लोगों के ग्रामर में डेफिनेटली पूछा जा रहा है, राइट। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी, थोड़ा सा आपके दिमाग में पल्ले पड़ रही होगी कि कैसे ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट बन रही है, राइट। अब सबसे पहले आज हमने बात करनी है एसे राइटिंग के बारे में। कल ही मैंने जब एसे राइटिंग को डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, एसे राइटिंग आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो। तो आपको कोई टॉपिक दिया है, राइट। अब आपने इस टॉपिक का क्या करना है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है, राइट। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस एसे राइटिंग की वर्ड लिमिट के विद इन होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? वर्ड लिमिट के विद इन। आपका कभी कभार एसे राइटिंग 250 वर्ड्स का भी हो सकता है, 500 वर्ड का भी हो सकता है, 1000 वर्ड्स का भी हो सकता है, राइट। तो इन वर्ड्स फ्रेम में ही आप लोगों ने अपना एसे लिखना है, इसी वर्ड फ्रेम में आपने ऐसे लिखना है। अब बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्ड लिमिट कैसी है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात होती है। आपकी फर्स्ट 3 लाइंस, आपकी जो फर्स्ट 3 लाइंस है, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकंड लाइन, दिस इज योर थर्ड लाइन,
राइट। इसमें आपके वर्ड्स को काउंट किया जाता है, राइट, वर्ड्स को काउंट किया जाता है। जैसे अगर आप इस लाइन में 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, राइट, इस लाइन में 5 वर्ड्स लिख रहे हैं और इस लाइन में आप 7 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो आप लोगों की 5 वर्ड्स तो आ ही रहे हैं। और मैंने आपको बोला कि 250 आप लोगों ने वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो ये 5 वर्ड्स आपके हर लाइन में हो रहे हैं। मैं ये मान के चलूंगी कि जितनी भी आपने लाइनें फिल की उसमें 5-5 वर्ड्स आ रहे थे, हर लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे थे। तो 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250 वर्ड्स। मतलब 5 वर्ड्स अगर एक लाइन में है, पर लाइन में 5 वर्ड्स है, तो आपको 50 लाइंस भरनी पड़ेंगी। टोटल कितनी लाइंस भरनी पड़ेंगी? 50 लाइंस भरनी पड़ेंगी। अब कभी कभार वर्ड लिमिट से 5 वर्ड्स ऊपर हो भी सकते हैं, 255 तक आप जा सकते हैं, और 5 वर्ड्स कम हो भी सकते हैं, 245 भी। पर बच्चे कभी भी आप 255 या 260 के अबव नहीं जाओगे। वर्ड लिमिट को आपने हमेशा अपने मेंटेन रखना है, राइट। क्योंकि जो तुमने अपने पिछले इन 3 लाइंस में अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू अपने वर्ड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, टोटल लाइंस हम काउंट करेंगे, राइट, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि बच्चा जो है अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे जैसा टीचर तो 3 लाइन देखता है, राइट, बट आप लोगों के जब पेपर्स चेक होते हैं, जहां पे मेंस के पेपर भी आते हैं, ठीक है, आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के भी होंगे ऐसे पेपर्स, तो बच्चे उस पर ध्यान रखना है कि 3 लाइन के सहारे में चलना। 5-10 पहली 5-10 लाइंस का एवरेज देखेंगे कि कितने वर्ड्स लिखे। तो ध्यान से जितने आपने वर्ड्स पहली लाइन में रखने ना, ऑन एन एवरेज वही आपने सभी लाइनों में अपने वर्ड्स रखने, और टोटल लाइंस को साथ मल्टीप्लाई करो और देखो कहां पर आपके वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड लिमिट का अगर सभी बच्चों को बात समझ आ गई है तो जल्दी से मुझे थम्स अप भेजो। वर्ड लिमिट की अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से मुझे थम्स अप भेजो एवरीवन। आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही है आज मेरी? क्योंकि कल बहुत इशू आया था, कल तुम्हारी मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे भी लगाया था, आई डोंट नो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, आई थिंक वर्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको मैं अगर ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक दूंगी, लेटर राइटिंग के लिए टॉपिक दूंगी, अगर मैं वर्ड लिमिट डिफाइन कर रही हूँ तो बच्चे प्लीज आप लोगों ने भी वर्ड लिमिट अपना मेंटेन करना है। और ये नहीं कि मैंने अगर 3 लाइंस बोली हुई है तो तुम लोगों ने 3 लाइंस में वर्ड लिमिट ऐसे पहले कम रखी और उसके बाद ज्यादा कर दी। आप लोगों ने फिक्स रखनी। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर 5 वर्ड्स लिखे ना, आप एक लाइन में अगर कंजस्टेड लिख रहे हो 10 लिख लो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स 20 लिख लो, ठीक है। तो अपने वर्ड लिमिट पे आप लोगों को पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे राइटिंग में जब आप वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब कर देते हो ना, एग्जामिनर का मेजर फोकस क्या होता है कि बच्चे का टाइम एफिशिएंटली यूज हो, वो कम शब्दों में भी अच्छी चीजें बताया जाए, इसीलिए वर्ड लिमिट दी जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपको 4 पेज शीटें दी हुई तो तुमने 4 की 4 शीटें भरनी है। वर्ड लिमिट देखो ना, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर जाएगा, ना कि क्वांटिटी कंटेंट के ऊपर। सो हमेशा ऐसे को इवैल्यूएशन क्वालिटी के बेसिस पे होती है, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं होती है। क्वांटिटी के बेसिस पे तो आप देखते हो कि बच्चे ने इतने वर्ड मिनिमम टारगेट किए कि नहीं किए, पर आपकी जो क्वालिटी होती है ना वो डिसाइड करती है कि आपका ऐसे कैसे है, राइट। अब क्वालिटी के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई, ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और वोकैब अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब मेरे को बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोग मीडियोकर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हमारा इंग्लिश से बहुत दूर तक नाता नहीं रहा है इतने टाइम से, हम कैसे अपनी वोकैबुलरी एनहांस करें? देखो, जो मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें करी है मैं वही समझाऊंगी। मैं आप लोगों को ऐसी गाइडेंस नहीं दूंगी जो मतलब बहुत ही ज्यादा अनरियल हो, राइट। क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने अगर इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग भी साथ साथ में लगानी है, साथ में तुम लोगों ने अपने बाकी जीएस के सब्जेक्ट भी लेके चलने हैं, तो मैं तुम्हें कट शॉर्ट चीजें बताऊंगी जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करी और मुझे उसका सक्सेस देखने को मिलता है आज अपनी लाइफ में। वैसे आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपके जो एसे राइटिंग स्किल्स होते हैं या आपका लेटर राइटिंग स्किल्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपकी वोकैबुलरी है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो आप लोग तो बोलोगे कि मैम ये तो बेस्ट क्लास है हमारी। बट बच्चे, वो वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए इनिशियल फेज में टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी अभी प्रिपरेशन में डले हो और चीजें इनिशियली प्रिपरेशन के दौरान बहुत टफ लगती है, राइट। अब बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को रीड किया करो, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड किया करो।
अब आप मुझे एक चीज बताइए कि एवरेज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के कितने पेजेस होते हैं? एवरेज अपना, अगर आपने न्यूज़पेपर कभी रीड किया अंग्रेजी का, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, तो आप लोगों ने कितने उसमें मैक्सिमम पेजेस देखे? एनीवन इन द क्लास, आपने कितने उसमें पेजेस देखे? एवरीवन, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए क्लास को हम, अदरवाइज बहुत ज्यादा बोरियत होने वाली है, राइट? तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा, मैं साइड बाय साइड ऐसे चेक करना शुरू कर दूंगी बच्चों के। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को इंटरैक्टिव रखो, मेरे को चुप होने का मौका मत दो। अगर चुप होगी मैं तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा तुम लोगों को फिर। ठीक है, चलिए, 12 से 8 ऑन एन एवरेज पेजेस होते हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपने ये 12 से 8 पेजेस पढ़ने, ऑनेस्टली बताना कितने बच्चे पढ़ेंगे, यस या नो? कितने बच्चे पढ़ेंगे? अगर मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर बोलूं कि 12 से 8 पेजेस आपने पढ़ने हैं रोज, क्या आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, यस या नो? ऑनेस्ट बताओ, लेट्स नॉट कीप इट वेरी फॉर्मल। ठीक है, मैं आपको जज नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स की तरह बात करेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम मुझे समझ पाना आसानी होगी और मैं उतने फ्रेंडली वे में आपको चीजें मतलब सुजेस्ट कर पाऊंगी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, नो, ये तो जो बड़ी घोर तपस्या कर रहे होते हैं ना, आईएएस यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो पढ़ सकते हैं। बट हर बंदे में हमें एक चीज, देखो, हर बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं बना हुआ है। आप अपनी तरफ से एफर्ट दो, एफर्ट अगर आपके 100% है, डेस्टिनी आपके साथ है, तो आपका डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट हर बच्चे का नहीं हो पाता है, तो इट डजंट मीन कि दुनिया खत्म हो गई है। यू हैव बेटर ऑप्शंस इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो, राइट? अब न्यूज़पेपर हर बंदा नहीं पढ़ सकता है। अब देखो, किसी बंदे को आदत होगी रीडिंग की, तो उसके लिए तो न्यूज पढ़ना यार उसकी डेली रूटीन है। अब मुझे ऐसा बंदा जिसको पढ़ना ही नहीं पसंद है, बुक्स पढ़ना ही नहीं पसंद है, वो कैसे न्यूज़पेपर रीड करेगा? तो समवेयर, अगर मैं आप लोगों की जेनजी जनरेशन को देखूं, तो भैया आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है इंग्लिश। आप वेब सीरीज तो देख सकते हो ना? वेब सीरीज देखते हैं आप लोग, यस या नो? वेब सीरीज देखते हो कि नहीं देखते हो, यस या नो? वेब सीरीज आई थिंक देखते होंगे। बट बच्चे, वेब सीरीज देखो, समवेयर वेब सीरीज के अपने डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तो बहुत है, क्योंकि आप इंग्लिश वेब सीरीज को अगर आप देखते हो, रोज 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। क्योंकि वेब सीरीज की एडिक्शंस बहुत बुरी होती है, एपिसोड सारे डाल दिए जाते हैं, आप लोगों को सोचते हो कि एक ही दिन में सारा सीजन खत्म करना है, तो समवेयर वो आपकी पढ़ाई के साथ क्लैश करता है। अगर आप वेब सीरीज देखते हो तो फ्रेंडली जोन में देखो कि 1 घंटा आपने हर दिन डोनेट करना है, और सब टाइटल्स ऑन करके देखना है। कैसे करना है? सब टाइटल्स ऑन करके देखना है, ताकि जो वो बोल रहे हैं आप एक्चुअली में देखें और सीखें वहां से, राइट? बहुत से बच्चे अपना जो एक्सेंट है वो वहीं से फॉर्मुलेट करते हैं। अंग्रेजी की ग्रामर की उनको कुछ नहीं आती होगी, लेकिन जो बाहर का उन्होंने कल्चर अडेप्ट कर लिया होगा वेब सीरीज को देखकर, उनकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी लगेगी अंग्रेजी में जब वो बोलेंगे, ऑल्दो ग्रामर का उन्होंने बेड़ा गर्क किया होगा जब वो बोल रहे होंगे, राइट? तो समवेयर इंग्लिश वेब सीरीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट शुड नॉट बी हैबिट फॉर्मिंग एंड इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्टडीज। तो समवेयर जिस हिसाब से बच्चों का मेरे को इवैल्यूएशन है, मैं इसको भी मना करती हूँ। अगर देखना है बहुत आप लोगों को है, 1 hour a day, 1 hour a day you can definitely donate to it with subtitles on, एंड चीजों को सीखो, अडेप्ट करो। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसको गूगल करके उसका मीनिंग देखो, राइट? अब लास्ट एंड माय फेवरेट ऑप्शन, जिसको मैं आज 22 अप्रैल 2025 तक मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है, आज मॉर्निंग में भी मैंने वो इंप्लीमेंट की है, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स फ्रॉम एन ऑनलाइन टूल, फ्रॉम एन ऑनलाइन सोर्स। अब देखिए, करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? समवेयर करंट अफेयर्स आप लोगों की वेटेज रखते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो समवेयर आपके मार्क्स जो है वो गेन हो जाएंगे एग्जाम में, समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, क्योंकि जो भी आपको पता है आजकल स्पोर्ट्स एंड स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स काफी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा, अभी आई थिंक लूका मिशन है नासा का, इट वाज इन लाइमलाइट। आपको ये पूछ लिया लूका मिशन किसका है, आपको ये पता ही नहीं होगा,
नासा, इसरो का ये एक वेंचर है. देयर इज आल्सो वन थर्ड पार्टी, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम ऑफ दैट थर्ड पार्टी. तो करंट अफेयर्स की अब देखो यूटिलाइजेशन देखना, करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ आप लोगों को हेल्प करने वाला है. सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम में इसका वेटेज है, गवर्नमेंट एग्जाम में वेटेज है, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. करंट अफेयर्स, और मैंने क्या कहा, ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़िए. ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत सोर्सेज है. एक तो एडवेंचुअली है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ रोज अपलोड होती है इनकी. एक है दृष्टि आईएएस का चैनल, बहुत प्यारा चैनल है, राइट. जीके टुडे करंट अफेयर्स, ये चैनल भी बहुत अच्छा है. एंड निर्माण आईएएस चैनल, बहुत से चैनल है. पीडब्ल्यू वाला ने भी अब अपना यूपीएससी का कोर्स स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उनके भी करंट अफेयर्स आते हैं. तो ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़िए. और एवरेज आपने दिन में कितने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बच्चे? 10 से 15, 10 से 15, नॉट मोर देन दैट. एंड अगर आप दृष्टि आईएएस, जीके टुडे करंट अफेयर्स है, एडवेंचर, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि 10 से ज्यादा करंट अफेयर्स होंगे भी दीदी. ठीक है. अब न्यूज़पेपर को पूरे 8-9 पेजेस पढ़ने से तो अच्छा भैया 10 करंट अफेयर्स पढ़ लिए, पर हर दिन पढ़ो, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए. समझ रहे हैं आप लोग? ब्रेक जिस दिन लगी, समवेयर तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करने की प्रोबेबिलिटी ले जाओ. एंड सेकेंडली, आप अपने आप को ऐसा मान के चलो कि आपकी एसे राइटिंग, वोकैबुलरी राइटिंग, लेटर राइटिंग का एक दिन आपने वेस्ट कर दिया. अब देखिए करंट अफेयर्स आपकी नजरों में क्या है कि नया प्रेसिडेंट कौन बन गया, किसने वर्ल्ड कप जीत लिया. इट इज नॉट ओनली करंट अफेयर्स. आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप यूपीएससी मेंस के कंटेक्स्ट में करंट अफेयर्स पढ़ा करो. ठीक है. ये जो मैंने चैनल्स बताए ना, ये आपके उसी लेवल तक की प्रिपरेशन करवाते हैं. अब इसमें क्या होता है, आप लोगों के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हुआ होगा करंट में वो तो बताएंगे, बट उस टॉपिक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, राइट. जैसे अभी आई थिंक मैंने कल या परसों एक टॉपिक पढ़ा था, दृष्टि आईएएस के चैनल में था, जहां पे विमेन इश्यूज के बारे में बात किया गया था कि विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम क्यों है. तो एक रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि विमेन एम्प्लॉयमेंट रेट में कितना उन्होंने, फिर से प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज में यार. अब ऐसे मत बोलो, आज तो मैंने सब कुछ ठीक रखा हुआ है, आवाज में फिर प्रॉब्लम हो रही है मेरे. एवरीवन, नहीं, आवाज में नहीं आ रही है ना प्रॉब्लम, यानी एक बार कनेक्शन चेक करो बच्चे. आज मत मेरे को बोलना, आज मेरा दिल टूट जाएगा. ठीक है, कल भी मैंने इतनी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाया था, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक है, चलो आ जाओ वापस टॉपिक पे. तो उन्होंने उसमें एक रिपोर्ट मेंशन करी थी कि अभी करंट में क्या डाटा है, कितनी फिगर है, कितनी वुमेन जो है वो अभी फॉर्मल सेक्टर में एंगेज नहीं है. तो जब उन्होंने उस डाटा के, मतलब वो रिपोर्ट आई थी करंट में, तो उन्होंने शेयर कर दी, बट साथ ही साथ उन्होंने बताया कि क्या कॉजेज है जिसकी वजह से वुमेन अभी भी चार दीवारी में ट्रैप्ड है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ नहीं पा रही है. साथ में उन्होंने पॉसिबल सोल्यूशंस भी बताए. तो बच्चे समवेयर अगर आपको वुमेन से रिलेटेड ऐसे लिखने आ गया, आप इन चीजों को यूज नहीं कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे एक चीज बताओ. अगर आपके कोई रिपोर्ट आपको आ रही है और वही आपका ऐसे राइटिंग में, तो आप उस कंटेंट को क्यों नहीं यूज करोगे. बच्चे आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि वो ऐसे कॉजेस बताएंगे जिसको आप आगे चलकर विमेन एम्पावरमेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, उनमें वहां पे मेंशन करोगे. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है तो उसमें आप सोल्यूशंस इसके डाल सकते हो. तो बच्चे यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे जो एस्से राइटिंग के टॉपिक है, आप में से बच्चे माने या ना माने, करंट के मुद्दों पर ही आपके एस्सेज आ रहे हैं, करंट बेस्ड एस्से टॉपिक्स बन रहे हैं, राइट. वो टाइम चला गया दिवाली के ऊपर ऐसे आएगा, मम्मी के ऊपर ऐसे आएगा, आ सकता है बट घुमा फिर आकर आएगा. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, करप्शन इन इंडिया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज का चल रहा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है,
तो आप बच्चे इन टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर करोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो। एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन तुम्हें खुद पढ़ने में मजा आएगा। एंड ऑलवेज आप करंट अफेयर्स से नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स के क्या करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब देखिए, जो आपको लगता है कि पेपर में से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको पता है कि 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे बनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज होती है उनकी इंपॉर्टेंट थीम है, तो हर साल की थीम अलग होती है। तो आपको अगर वो करंट अफेयर में आ रही है तो उसको नोट डाउन करो ना, राइट, उसे नोट डाउन करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी है पेपर में पूछ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों के ऐसे राइटिंग में मदद करेंगी, राइट। जैसे विमेन के ऊपर कोई रिपोर्ट आ गई तो वो कॉजेस भी बता रहा है, सोल्यूशन भी बता रहा है, तो आप उन कॉजेस और सोल्यूशन के नोट्स बनाओ ना। ये पहले रीड करो, फिर अपने दिमाग को यूज करके उन नोट्स को अपनी हैंड रिटन फॉर्म में लिखो। एंड जो आप नोटबुक प्रेफर करेंगे, जो आप नोटबुक प्रेफर करेंगे वो प्लीज A4 साइज की हो एंड ब्लैंक हो। क्योंकि आप लोगों ने अब प्लीज ये ना, ये वाला फॉर्मेट छोड़ दो, ये लाइनों वाला फॉर्मेट छोड़ दो, ठीक है। अपने नोट्स ऐसे बनाया करो। मेरे पास मेरी कॉपी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, एक पेज की मैं फोटो भेज दूंगी आज आपको, भले अगर मेरे को मिलती है कॉपी, क्योंकि शायद मेरी कॉपी आज घर पे नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे अपने की नोट्स बनाने हैं जिससे करंट अफेयर्स भी कवर हो। एंड समवेयर अगर आपको कोई एक ऐसा इशू लग रहा है कि हाँ, इस आर्टिकल में एक ऐसी चीज रिटन है, इसको मैं आगे चलकर अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकता हूँ, राइट, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकता हूँ, व्हाई नॉट मेक नोट्स फॉर इट। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही कितनी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आप उसको लिखिए ना, उनके नोट्स बनाइए। जब मैं आपको ऐसे दूंगी आप उसको मेंशन करो, क्यों मैं नंबर नहीं दूंगी आपको, दूंगी मैं नंबर। एंड एग्जामिनर आज के टाइम पे यही मसाला ढूंढ रहा है, पुरानी बातें नहीं ढूंढ रहा है। पुराना टाइम गया। आपको पता है कि जो आपसे पहले सिलेक्शन ले जाएगा उसमें और आप में यही डिफरेंस होगा, क्योंकि उसको दिमाग होगा कि करंट अफेयर्स की चीजें मैं ऐड करूं। लेकिन आप लोगों को अगर किसी और एकेडमी में जाओगे, ये तो मैंने कभी नहीं देखा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा कि एक टीचर बोल रही है कि ऐसे राइटिंग के लिए अपना करंट अफेयर्स अच्छा करो। मैंने कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। बट ये चीज मैंने इंप्लीमेंट की है, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग भी इंप्लीमेंट करो। करंट अफेयर्स की वेटेज समझ आ गई सबको, यस या नो, जल्दी से बताएं। यस मैम। अब मुझे ऑनेस्टली सभी बच्चे आंसर करेंगे कि कौन कौन से बच्चे कल से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। आपका आधे घंटा या 1 घंटा चाहिए इसके लिए। इनिशियली तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यू विल बी न्यू टू ऑल द थिंग्स, आप लोगों का भी जीएस कंप्लीट नहीं है। बट बच्चे एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, एक दिन चीज समझ नहीं आएगी, अगले दिन आएगी। नो नो, बच्चे की चैनल कंप्लीटली फ्री है। देखिए, एक क्या होता है कि एक होता है करंट अफेयर्स की एक एक 1.5 घंटे की वीडियोस, वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। द रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि देखिए बच्चे 1-1.5 घंटे की अगर तुम वीडियोस करंट अफेयर्स की देखोगे, ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोगों का जब भी कोई एग्जाम होता है, दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट एडवाइस दैट आई विल गिव यू। जैसे अगर आपका पेपर मई में है, आप उस मई के महीने से 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ के जाओगे, मतलब अप्रैल, मार्च और फरवरी का। हमेशा जो करंट अफेयर्स आता है वो 3 महीने पहले का आता है। कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो पिछले 1 साल का उठाते हैं। अब वो तुम्हारी किस्मत बुरी होगी कि वो तुम्हारा अगर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बट आपने 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स लेके चलना, जो भी आपका एग्जाम टारगेट कर लो, ठीक है। चाहे वो पीजीटी टीजीटी में अगर वेटेज है करंट अफेयर्स की, या आप लोगों का कौन सा हो गया वो एसएससी सीजीएल का है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, करंट अफेयर्स पिछले 3 महीने के पढ़ने। एंड यस, अगर आपके डेट की अनाउंसमेंट होगी एग्जाम की, तब आप एक एक 1.5-1.5 घंटे की वीडियोस लगा लो, ठीक है। और ये सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, यूट्यूब पे आपको उनकी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। जीके टुडे की मेरे को नहीं पता, दृष्टि आईएएस के तो अपलोड होते हैं, ठीक है। एंड ये कौन सा होता है, निर्माण आईएएस की भी आई थिंक वीडियोस आती है करंट अफेयर्स की, हाँ मैंने देखी है, ठीक है।
और जिस बच्चे को डर लग रहा है कि मैं कैसे चीजें पढ़ूंगा, मैंने तो कभी करंट अफेयर्स पढ़े नहीं है, तो आप क्या करिए, एक हफ्ता किसी भी ऑनलाइन टूल, यूट्यूब वीडियो से पढ़ कर देखिए। थोड़ा सा वो आपको मतलब एक गाइडेंस मिल जाती है कि कैसे वो चीजें समझ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। बता तो मैं भी दूंगी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो फिर तुम्हारी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। ठीक है। अब रही बात बाकी, जब आपको थोड़ा सा होल्ड ग्रिप बन जाएगा कि हाँ मैं चीजें खुद पढ़ के भी अब समझ सकता हूँ, तो आप क्या करिए, डायरेक्टली आप गूगल पर टाइप करिए दृष्टि IAS करंट अफेयर्स। हर दिन के करंट अफेयर्स अपलोडेड होते हैं, संडे को छोड़कर हर दिन के करंट अफेयर्स होंगे। और उसपे हर एरा गैरा नथु गैरा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट कौन सा जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में एज अ करंट अफेयर पूछा जा सकता है, और एक इंपॉर्टेंट कौन सा जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये चीज जो है मुझे नोट डाउन करनी है, ये मेरे ऐसे राइटिंग को बूस्ट कर सकती है। एंड यस, जब आप रीड करते हैं तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है कि अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है ना, तो उस डिफिकल्ट वर्ड को आपने गूगल करके उसका मीनिंग भी देखना है। ठीक है। क्योंकि अब देखो, करंट अफेयर का टीचर वो आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा, करंट अफेयर पढ़ाएगा, अंग्रेजी का टीचर आपके अंग्रेजी के कंसेप्ट क्लियर करेगा। लेकिन बच्चे, थोड़ा सा एफर्ट आप खुद करेंगे, आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है। क्या करनी है? वोकैबुलरी अच्छी करनी है। तो जो न्यू वर्ड्स बनते हैं उनका गूगल करके मीनिंग देखिए, एक पॉकेट डिक्शनरी खरीद लीजिए। वैसे तो आजकल फोन ही सबसे बड़ी पॉकेट डिक्शनरी है। एंड अगर आपको वोकैबुलरी और अच्छी करनी है, मैंने कल भी आपको एक चैनल बताया था यूट्यूब पे, इंग्लिश टॉक प्रो। मैं खुद इसको पर्सनली रेफर करती हूँ। ठीक है, इंग्लिश टॉक प्रो, इसके शॉर्ट्स के सेक्शन पे जाना, यूट्यूब पे रहा ये चैनल ना। ठीक है, इसके शॉर्ट्स के सेक्शन पे जाना, हर दिन ये आपके कुछ वर्ड्स को डिस्कस करता है। आई थिंक 10 to 15 वर्ड्स को ये डिस्कस करता है, मिनिमम 10। उनके इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग दिए होते हैं। अब जिसकी अंग्रेजी बहुत ही बेकार है, जिसको वर्ड्स ही नहीं पता है, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे नहीं, आप चीज कैसे लिखोगे, तो उसके लिए तो ये चैनल रामबाण है। हर दिन इसकी वीडियोस देखो। शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स कितने होता है, उन्होंने फोटो लगाई होती है, तुमने बस उसको पढ़ना है, अंग्रेजी से हिंदी उसका मीनिंग देखो, तुम्हारी खुद में कुछ वोकैबुलरी अच्छी होने लगेगी। ठीक है। बाकी अगर आप लोग इंग्लिश टॉक प्रो से आपको हेल्प मिलती है, तो धीरे धीरे आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पढ़ना शुरू करिए। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पढ़ना शुरू। अब देखो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बच्चे बोलते हैं मैम बहुत टफ है, नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे राइटिंग, हमें एक ऐसी साइट बता दो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिए, हम उनको रट्टा मार लेंगे। देखो, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आपको कल भी मैंने बताया था, आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। अरिहंत इज द ब्रांड नेम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बुक आती है, नेबरिंग किसी भी बुक शॉप से लीजिए, नहीं है तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। इसमें वैसे ग्रामर भी दी होती है, आपको मोर देन 50 या 60 ऐसे राइटिंग के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे करंट मुद्दों के ऊपर। बहुत प्यारे एसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, प्रिसिस राइटिंग के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो चीजें आप लोगों ने, इसको तो मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों ने इसको बच्चे यूज करना है अपनी लाइफ में, इंग्लिश टॉक प्रो एंड अरिहंत पब्लिकेशन। इसका हर दिन एक शीट पढ़ो, एक शॉर्ट देखो। जब तुम्हें थोड़े से, तुम्हारी स्पीड अच्छी होने लगी तो 2 देख लो। ठीक है, और अरिहंत पब्लिकेशन तो बच्चे तभी लेना जब तुम लोगों ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि तुम लोगों ने पढ़नी पढ़नी है इंग्लिश। अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम एंड डोंट वेस्ट मनी ऑल्सो। तब तक अपनी यहाँ जो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज बताए, यहाँ से अपना इवेल्युएशन करो। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इंग्लिश में ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आपको, और अच्छा हाँ, ऐसे राइटिंग, अभी रुको, ऐसे राइटिंग के सेक्शंस कितने होते हैं? देखो, सबसे पहले ऐसे राइटिंग में आती है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आता है, सॉरी, बॉडी ऑफ द एसे, फिर आता है कंक्लूजन। अब हमेशा याद रखना, बट ये जैसे आपने एक पैरा इतना लिखा, अगला पैरा आप ऐसे बीच से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये गलत फॉर्मेट होता है। अगर आपने एक पैरा ऐसे खत्म किया, उसके जस्ट इमीडिएटली एक लाइन छोड़ के सेम लाइन पर आप पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट करेंगे, तीसरा स्टार्ट करेंगे। वो टाइम गया ऐसे आगे पीछे करके लिखते थे, वो मत करना। ठीक है, ये आपके ये
पुराना फॉर्मेट था, नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने पैराग्राफ्स को लिखोगे, ठीक है। एक ही लाइन में आना चाहिए जब आप नया पैराग्राफ भी स्टार्ट करोगे, ठीक है। सारे एक लाइन में सिमेट्रिकल होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद, अब इंट्रोडक्शन में आप किसी भी टॉपिक के बारे में धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करिए। उसका एक बोलते हैं ना पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड सेटअप करिए कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूंगी, उसको भी आज एक्सप्लेन करूंगी, उसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश भी करूंगी कि ऐसे राइटिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करो अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो इंट्रोडक्शन है। फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, फिर पूरी बॉडी लिखो ऐसे की, और एंड में कंक्लूड कर दो कि कैसे आप लोग उस चीज के लिए अच्छा काम और उसे और बेटर कर सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आज एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ, क्योंकि बच्चों ने मुझे कल के एग्जांपल के ऊपर एसेस भेज दिए हुए। आई नॉट रिपीट दोस टॉपिक। जैसे अगर मैं आपको ऐसे दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, मैंने आप लोगों को ऐसे दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, कितने बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मीनिंग पता है, कंसेप्ट के बारे में पता है, यस या नो? सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ, यस या नो, डू यू नो अबाउट दिस थिंग और नॉट? देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो तुम अपने साथ ही धोखेबाजी करोगे। अमान, आई एम नॉट इंग्लिश इन गुड डे, वेरी पुअर टू इम्प्रूव राइटिंग वोकैबुलरी वेलोसिटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा। आप अभी बस चीजें समझ लो, आप ग्रामर के ऊपर या भी काम करोगे पहले, फिर आप इस चीज के ऊपर आना, ठीक है। कोई बात नहीं, सारी चीजें हो जाएंगी, बट अभी के लिए शांति रखो, सब कुछ होगा। देखो लाइफ में ना कभी भी ये थॉट मत लेकर आया करो कि मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे थोड़ा बहुत तो होगा, ज्यादा ना हो। ज्यादा चाहिए भी क्या, आप लोगों को सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना, उतना आपने पढ़ना है बस, ठीक है। एंड नेवर से कि कुछ नहीं होगा। जब आप किसी चीज के लिए सच्ची शिद्दत से काम करोगे तो सब कुछ होता है। एंड इनिशियली बच्चे, मैं ये नहीं बोलती कि तुम लोगों को एक ही दिन में प्रो बना दूंगी, मैं भी नहीं बनी हुई यार अभी तक प्रॉपरली। मैं खुद एक मेडिकल बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, स्टिल मैं आज आपको पढ़ा पा रही हूँ ना। और अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ तो कल को तुम भी पढ़ा पाओगे। इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में तुम लोगों को दे दूंगी इन लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर मुझे इसके ऊपर ऐसे राइटिंग आती है तो सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं बता सकती हूँ कि दुनिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसे हमारे देश भी हैं जहाँ पे खाने के लिए अभी भी लोगों को तरसना पड़ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी है, माल न्यूट्रिशन से लोग सफर कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा प्रिवेल हुई पड़ी है। तो समवेयर मैं बता सकती हूँ स्टार्टिंग में कि अभी हमारा जो वर्ल्ड है वहां पे बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, राइट। आप मानोगे कि नहीं मानोगे? पहला मैंने इंट्रोडक्शन, अपना बेस बनाना है ना, तो मैं टॉपिक सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी चढ़ा सकती थी, बट मुझे अपना ना मसाला बनाना है ऐसे में कि एग्जामिनर को मजा आए। तो मैंने बता दी कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, फिर आप उन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ ना। जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, एजुकेशनल एनरोलमेंट में फीमेल का नंबर अभी भी कम है, पॉवर्टी, अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी पुअर है। अब ये चीजें आपको कब पता चलेगी? जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे। हर दिन जब तुम्हारे सामने कोई ना कोई चीज आएगी, उसको नोट करना अपनी कॉपी में, हाँ ये चीज मैं कभी आंसर राइटिंग में यूज कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 100% देती हूँ, तुम ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर लोगे। बस ये ट्रिक फॉलो करना जिंदगी में, ठीक है। तो आप सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फिर बताओ कि कैसे सस्टेनेबल। अब आपको अगर इस कंसेप्ट का नॉलेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस कंसेप्ट का नॉलेज है तो आपको पता होगा एसडीजी से पहले एमडीजी आए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? यस या नो, जल्दी से बताएं। डू यू नो अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? यस या नो? नो।
समवेयर यू नीड टू विजिट दिस कॉन्सेप्ट टुडे। आप एसडीजी के ऊपर मुझे कल ऐसे राइटिंग भेजेंगे सभी बच्चे, तो उससे पहले आप एमडीजी के बारे में पढ़ना कि एसडीजी से पहले हमने एमडीजी को फॉलो करना था। बट अब एमडीजी का पूरा आप यहाँ पे भाषण मत लिख देना, छोटा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करो। वो 2000 से लेके 2015 के टारगेट थे, बट हम वो अचीव नहीं कर पाए। इस वजह से हमारे वर्ल्ड लीडर्स को एसडीजी के पास जाना पड़ा, जिसका टारगेट 2015 से 30 के ऊपर है। अब एसडीजी ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी। अब आप चलेंगे बॉडी पे। अब बॉडी में मैम क्या डालेंगे, एसडीजी के कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, कितने आप बोल सकते हो पैरामीटर्स हैं, वो बताइए। अब इसमें देखो गोल्स आपके 17 हैं, आप उन 17 के 17 गोल्स को रेफर करेंगे, लेकिन टारगेट्स और पैरामीटर्स का नंबर ही लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उनको मत एक्सप्लेन करने लग पड़ना, क्योंकि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। आपने हर चीज बतानी है, प्रिसाइज फॉर्म में बतानी है, लेकिन बतानी जरूर है, ठीक है। फिर आप देखो, जो बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छी, जिसके हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, उसको एक चीज के बारे में पता होगा, एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स आता है वर्ल्ड लेवल पर, राइट, और उस पर इंडिया की रैंकिंग भी होगी। अगर आप उसको ऐड करोगे, भाई एग्जामिनर क्यों नंबर नहीं देगा आपको। और उसमें भी आप अगर कंपैरेटिव स्टडी पिछले 3-4 साल से अगर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जैसे पिछले 24 और 25 दोनों का आप रैंक कंपेयर करो, या तो गिरा होगा या तो बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो भैया तुम लोगों की एसडीजी गोल्स में इंडिया अच्छा काम कर रहा है, अगर गिरा होगा तो मतलब एसडीजी गोल्स में इंडिया बहुत बुरा काम कर रहा है। तो यहाँ से आप लोगों का ऐसे और अच्छा डायरेक्शन में चल जाएगा। तो हमेशा जब भी आप रैंकिंग्स देखते हो ना, आपको ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, ठीक है, मिलेनियम नहीं होता है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, राइट। तो इनमें आपने रैंकिंग इंडिया की पिछले साल की भी पता होनी चाहिए, इस साल की तो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों को क्या मदद करती है, आपकी कंपैरेटिव स्टडी में मदद कर देती है। अब इससे आपका थोड़ा ऐसे और बढ़ गया कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इंडिया की रैंकिंग बढ़ गई या तो गिर गई, अब उसके एंटी अगेंस्ट पॉइंट लिख दो। फिर आप गवर्नमेंट की, फिर आप एंड में इंडिया के ऊपर आ जाओ कि गवर्नमेंट, अगर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के ऊपर होता, तो फिर मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करती ना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इनको अचीव करने के लिए। अब आपको पता है कि हम लोगों का पहला जो इसका जो गोल नंबर 1 है वो है जीरो पॉवर्टी। हम लोगों को गरीबी हटानी है, गरीबी हटाने के लिए सरकार कर नहीं रही है, मनरेगा की पहल शुरू करी हुई है, ठीक है। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपकी निःशुल्क फी वो भी मिल जाती है, मेडिसिन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बच्चे एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्रीली रिसीव कर रहे हैं, इवन उनको टेक्स्ट बुक से लेके ड्रेस भी सब कुछ फ्री मिल रही है। बट अगर आप इसमें स्कीम्स का नाम डाल दोगे ना, समवेयर आपका आंसर ब्यूटीफुल हो जाएगा। जैसे आप मनरेगा का अधिनियम बता दीजिए, जैसे पॉवर्टी के लिए इंडिया में क्या किस पे काम कर रहे हैं हम, मनरेगा की पहल है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, जहां पे गरीबों के लिए हम बोलते ना, घर जिनकी 1.5 लाख से इनकम कम है, तो आप सरकार उनको पैसा देती कि आप घर डालिए। फिर ग्रामीण सड़क योजना आ गई, आप इनएसेसिबल एरियाज को भी कनेक्ट कर रहे हो रोड के साथ, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो लोगों तक बेसिक एमिनिटीज पहुंचेगी। सबवे वो माइग्रेशन को अरेस्ट करेगी जो यूथ का हो रहा है रूरल टू अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज को इतना अच्छा कर दीजिए कि लोगों को जाना ना पड़े, जिससे अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम भी सॉर्ट होगी। फिर हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि हेल्थ के लिए सबसे बड़ी जो स्कीम थी, जैसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल में तो हिमकेयर कार्ड है एक यार, उसमें भी तो चलता है सेंटर लेवल पे, कौन सा कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड चला था, ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का फ्री चेकअप भी होता है, आपको पता होगा, राइट। फिर आई साइट के चेकअप होते हैं, आप उन स्कीम्स के बारे में बता दीजिए। एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन की पहल भी बता दीजिए। एंड आज के टाइम पे तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा है, एंड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंज से कंसीडर्ड है। तो आज के टाइम पे तो हम सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपनी रिलायंस फॉसिल फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें आप एनडीसी के टारगेट्स, अब आप बोलोगे मैम क्या क्या चीजें बता रही है, मैम वो चीजें बता रही है, मैम ने भी अपना डाटा सारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ पढ़ के कलेक्ट किया है। एनडीसी के टारगेट्स होते हैं,
आप इसमें टारगेट बता देते हो, हर कंट्री अपना टारगेट बताती है कि वो कितना एफर्ट करेगा क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। तो इसमें दो टारगेट्स होते हैं, एक होता है कि आपने ग्रीन हाउस गैसेस को इतना % कम करना है, और एक होता है कि आप लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी इतनी बढ़ानी है अपने क्षेत्र में। तो एक आई थिंक 45% है और एक 50% है, दोनों में से देख लेना, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। सोलर एनर्जी आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट तक लेकर जानी है 2030 तक, और अभी हमने कितना टारगेट अचीव किया है, 100 गीगावाट। और अगर ये आप देखोगे 2014 में से अभी तक, ये 2024 का डाटा, मैं 25 का डाटा आपको बता रही हूँ, 2014 में यही जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी थी बच्चे, वो थी 2 गीगावाट। तो देखो हमने कितना, मतलब क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में भी काम कर रहे हैं, राइट। तो ये आपकी बॉडी में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। और इनको एंड में आप बताओ, कंक्लूड करते हो कि ये अचीव करना क्यों जरूरी है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे सारी बॉडीज को एक साथ काम करना जरूरी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रशिया यूक्रेन की चली है, इजराइल पैलेस्टीन की है, इनको कम करना जरूरी है, क्योंकि जब वॉर होगी, वॉर से पोल्यूशन भी होगा, डेथ रेट भी बढ़ेगा, पेंडेमिक्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगी, जिससे ओवरऑल ह्यूमैनिटी इम्पैक्ट होगी। फिर आप लोगों को कंक्लूड करना है कि एसडीजीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये क्लाइमेट से लेके आपकी सर्वाइवल तक इंपॉर्टेंट है। विद दिस यू विल एंड योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। समझ आया इतना कि नहीं आया? समझ आया इतना कि नहीं आया? जल्दी से बताएं। अब घबराना मत कि मैम ने इतने पॉइंट लिख दिए, तुम भी लिखोगे। बस 1 महीना रेगुलरली पढ़ के देख लो, मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर तुम लोगों को खुद में अपने में चेंज नहीं आएगा। 4 बंदों में बैठोगे ना, चीजों को तुम इवैल्यूएट कर पाओगे, रीजनिंग तर्क वितर्क कर पाओगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओगे किसी को कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा है। एंड समवेयर आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, आप लोग चीजें अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आप लोग अब कल मुझे एसडीजी के ऊपर एक ऐसे लिखकर भेजोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ऐसे कल सेंड करोगे कि नहीं करोगे? यस या नो? ओके, थॉमस करेगा, टीएन करेगा, एमी भी करेगी, याना विल आल्सो डू, अमांग विल आल्सो डू, एची विल आल्सो डू, वेरी गुड। जो बच्चा बोल रहा था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, यापी, याद थे? कौन था वो बच्चा? यापी, आप भी भेजोगे, कोई बात नहीं, गलत लिखोगे मैं करेक्ट करूंगी। बट हाँ, एक चीज मैं बोल दूंगी, आप लोगों को अभी इतना नॉलेज नहीं होगा। जिन बच्चों को इस टॉपिक के ऊपर अच्छा नॉलेज नहीं है, पहले आप इसको टॉपिक को पढ़ लेना। आप इसको किसी भी रेप्यूटेड साइट से पढ़ सकते हो, दृष्टि आईएएस की साइट से पढ़ सकते हो, आप जीके टुडे करंट अफेयर्स की साइट से पढ़ सकते हो, निर्माण आईएएस की साइट से पढ़ सकते हो। इसको पढ़ लेना, उसके बाद फिर अपने शब्दों पे लिखना, पर कॉपी पेस्ट करके मुझे मत भेजना। अगर कॉपी पेस्ट करके भेजा, मैं किसी का भी पेपर चेक नहीं करूँ। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैम आपने तो वैल्यूएशन की नहीं हमारी, क्योंकि मुझे पता चल जाता है इतनी प्रो लेवल की भी तुम्हारी इंग्लिश नहीं होने वाली है, कुछ कुछ की हो सकती है। अब रीड करो, मैं रीड करने की आपको परमिशन दे रही हूँ कि हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स, एंड यस आपके पेपर में भी 4 की मिनिमम ऑप्शंस होंगे, आपने वही टॉपिक पकड़ना है जिसमें 80% आपको होल्ड हो। जो करंट में चला है वो मत पिक कर लेना। अगर करंट में चला है, नॉलेज आपको पूरा है, तो डेफिनेटली लिखो ना यार। बट अगर नॉलेज ही नहीं है, फिर क्यों लिखना उसके बारे में? एंड यस, जब आपको कोई चीज नहीं आती है तो खुला खुला लिखा करो, और जब चीज आती है ना तो कंजस्टेड लिखा करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज मैं इतना ही रखूंगी ऐसे राइटिंग के ऊपर। आपका जो आज का होमवर्क रहने वाला है वो एसडीजी है। वर्ड लिमिट तो आज किसी ने मुझसे पूछी नहीं, हाँ, ऐसे लिखकर आ जाना था 500 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 500 वर्ड्स पे आप ऐसे राइटिंग करेंगे आज। अभी हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, मैं अभी पैराग्राफ राइटिंग पे भी तुम्हें लेके जाऊंगी, वो 50 वर्ड्स का होगा या 100 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो अभी प्रिपेयर रहो, अभी हमने चीजें स्टार्ट करी है, इस पूरे वीक हमने यही चीजें करनी है, ठीक है। चलिए, तो कल आप लोग इसके ऊपर ऐसे लिख कर लाइए, सो दैट जो बच्चों ने भेजा हुआ है अपना ऐसे राइटिंग, उसको मैं 1 घंटे के विद इवैल्यूएट करके भेजती हूँ, राइट। इन केस एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। एप्पल नाम की, एप्पल इमोजी के साथ मेरा नंबर होगा, अंशिका धीमान मेरा नाम है, राइट। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली इफ यू आर नॉट फीलिंग फ्री, यू नो, टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप। तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, पुरानों को तो पता ही है,
ठीक है, विद इन 24 आवर्स में रिवर्ट बैक कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना भी काम होता है, अपना भी घर का काम होता है, तो इमीडिएटली तो रिप्लाई नहीं आएगा, बट विद इन 24 आवर्स आई कैन अश्योर यू कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, कभी कभार अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से नहीं रिकॉर्ड होती है, तो मैं अगले दिन उस चीज को रिपीट करती हूँ, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी कि नहीं रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे। टिल दैट टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।